हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज का जो ये लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले थोड़ी सी आपको कुछ बातें बतानी है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और उसमें सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि एक तो क्या करना है आप लोगों को, एक तो आप नोट मेकिंग जरूर करो, नोट्स बनाओ। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास वो रजिस्टर होता है ना भाई साहब, वो रामबाण होना चाहिए आपका, जिसमें आप सारी की सारी चीज़ें जो भी आपकी पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसको लिखते रहो, उसके कॉन्सेप्ट को लिखते रहो, क्लास नोट लिखते रहो और जहाँ से भी पढ़ रहे हो उसको लिखते रहो, जिससे क्या हो सके कि जब पेपर से एक दिन पहले आपको सिर्फ वही रिवाइज करके जाना है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि आप क्या करते रहो, रिवीजन प्लस टेस्ट। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो और फिर उसका रिवीजन करो। अगर आपको टेस्ट सीरीज में लगता है कि कोई पर्टिकुलर टेस्ट है जो आपसे नहीं हो रहा है या कोई क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा है, उस क्वेश्चन को कॉपी में लिखो, उस क्वेश्चन को रजिस्टर में लिखो और उसको गूगल करो, उसके बारे में और जानो। ठीक है। तीसरी बात है क्लास से रिलेटेड, हमारे क्लास के टाइम टेबल से हमने पॉलिटी स्टार्ट करी है। पॉलिटी का एक लेक्चर हुआ है, खास करके किन बच्चों के लिए, जो बच्चे क्या है हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे। और इंग्लिश मीडियम से कहने का मतलब वो है जिनको कंटेंट जो लिखा होता है वो इंग्लिश में चाहिए होता है और एक्सप्लेनेशन जो होती है वो चाहिए होती है किसमें, हिंदी में। ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जो क्लास चल रही है पॉलिटी की, वो आएगी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, MWF में आएगी। ठीक है। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे यानी जिनका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्या होगा, हिंदी में लिखा होगा और उनके लिए जो बोलने वाला व्यक्ति है वो भी कैसा रहेगा, हिंदी में रहेगा, वो आएगा भाई साहब आपको कब, TTS में। ठीक है। बाद बाकी MCQs वगैरह की तो वीडियो आती रहती है चैनल पे, आप देख सकते हो। ठीक है। और पॉलिटी के बाद हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इकोनॉमिक्स। तो कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स अगले से अगले महीने तक हम क्या कर सके, स्टार्ट कर दे, जिससे आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। अब एक बात और आपके दिमाग में आती है कि सर ये क्लासेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हैं, तो ध्यान से समझ लेना। अगर आप SSC, आप DSSB, आप क्या कहते हैं CDS, CAPF, आप क्या कहते हैं स्टेट PCS का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है। तो ये एग्जाम, ये जो क्लास है वो आपके लिए क्या है, आप रेलवे वगैरह का कोई एग्जाम हो गया, ये क्लासेस आपके लिए यूजफुल हैं, आप इन्हें देख सकते हो और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है। हम इसमें इतना कुछ क्या करके चलेंगे, कवर करके चलेंगे। क्लियर बात है यहां तक। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि आज मंडे है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्या, आपका प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो ज्यादा पावरफुल नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। क्या होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब ये है जहां पे सारे काम प्रेसिडेंट द्वारा किए जाते हैं, जहां पे सरकार को चलाने की जिम्मेदारी जो है वो किसके हाथ में होती है, प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, यूएसए के अंदर जो सारा का सारा काम है वो कौन देखता है, प्रेसिडेंट देखता है। और प्रेसिडेंट की जो पावर है वो क्या कर रखी है हमने, सेपरेशन ऑफ पावर कर रखी है। ये बात जरा ध्यान से समझ लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। क्या होता है सेपरेशन ऑफ पावर, आप देखो कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया के अंदर, उसकी बिना परमिशन के कोई भी बिल पास नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, जो प्रेसिडेंट है वो कहां से आता है, आपका एग्जीक्यूटिव यानी कि आपका लेजिस्लेटिव से चुन करके आता है। अच्छा, अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर जो वहां की पार्लियामेंट है, जिसको किस नाम से जानते हैं, कांग्रेस के नाम से, वहां की कांग्रेस जो है उसका कोई भी इंटरफेयर नहीं है किस चीज से, प्रेसिडेंट से। यानी प्रेसिडेंट और कांग्रेस के बीच में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, जुडिशरी का तो किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो जुडिशरी का प्रेसिडेंट से कोई लेना देना है, ना कांग्रेस के कोई लेना देना है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, अलग अलग काम करती हैं, जबकि हमारे यहां पर ऐसा नहीं है। हमारे यहां पर जो MP है, यानी जो मेंबर ऑफ क्या है, पार्लियामेंट है, रियलिटी में वही क्या है, आपका प्राइम मिनिस्टर है।
बात समझ में आ रही है। पर यहां पे जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी हाउस का क्या नहीं होता है, मेंबर नहीं होता है। हमारा भी प्रेसिडेंट किसी हाउस का मेंबर नहीं होता है। पर ये किसी भी तरीके से क्या नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि हमारे यहां पर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि हम कहने के लिए फेडरल हैं, ठीक है। हमारा झुकाव जो है वो किस तरीके का है, थोड़ा यूनियन की तरफ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेंट्रल बहुत मजबूत है। और फेडरल क्या होती है बच्चों, फेडरल भी समझ लो। फेडरल का मतलब होता है, जब भी हम बात करते हैं फेडरल का, तो इसका बेस्ट जो एग्जांपल है वो है कौन, यूएसए। फेडरल के अंदर क्या है, जो स्टेट है, हर स्टेट के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना फ्लैग है, अपनी सिटीजनशिप है, और एक सिटीजनशिप क्या है उनके पास, कंट्री की भी है। पर हमारे यहां पर क्या है, अगर कोई बंदा बिहार का है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं बिहार का नागरिक हूं, नहीं, वो बिहार का निवासी हो सकता है, रेजिडेंट हो सकता है, बट सिटीजन नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से भारत के प्रेसिडेंट और अमेरिका के प्रेसिडेंट में बहुत सारी क्या है, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, डिफरेंसेस हैं, ठीक है। हम उसे भी देखते हुए चलेंगे। अच्छा, आगे देखते हैं। तो प्रेसिडेंट इस समय कौन है, तो आपको पता ही होगा। हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। आप अगर प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो आपको कोई क्वालिफिकेशन देनी होगी कुछ। ये क्वालिफिकेशन वो वाली नहीं है 10th पास 12th पास वाली, ये क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग तरीके से है। दूसरी चीज क्या हम पढ़ेंगे इसमें, हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, यानी जो प्रेसिडेंट का ऑफिस मिलता है उसको, भाई उसकी क्या क्या कंडीशन है, उसको क्या क्या फुलफिल करना पड़ता है, किस किस कंडीशन पे उसको ऑफिस दिया जाता है। तीसरी चीज, उसको अर्थ दिलाने का जो काम है, उसको जो अफर्मेशन दी जाती है, ठीक है, वो कौन दिलाता है, ये जानेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है, ठीक है। ये बात जानने का काम करेंगे कि इसके पास कैसी एग्जीक्यूटिव पावर है, कैसी लेजिस्लेटिव पावर है, किस तरीके से इसके पास जुडिशियल पावर है, किस तरीके से इसके पास क्या कहते हैं मिलिट्री पावर है, इमरजेंसी पावर है। 7 प्रकार की इसकी पावर दी गई है, वो सारी की सारी पावर को हम समझेंगे। हालांकि ये बात थोड़ी सी क्या है, हंसने वाली है कि पावर तो है इसके पास, पर ये पावर किसके कहने पर यूज करता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने पर इसका यूज करता है। इसीलिए हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, क्योंकि पीएम को कौन चुन रहा है, पार्लियामेंट। और जब पीएम को चुन पार्लियामेंट रही है तो पॉपुलर कौन हुआ, पावरफुल कौन हुई, पार्लियामेंट। इसलिए इंडियन प्रेसिडेंट के पास जो पावर है वो उसकी कहने के लिए है, पर रियलिटी में काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, उसकी काउंसिल काम करती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर प्रेसिडेंट कोई भी क्या कर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर देता है। आप कहोगे कि सर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन का क्या मतलब है, तो भाई इसके बारे में कोई प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया गया है, कुछ बताया नहीं है कि भाई क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन। बट ये कहा है अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करा तो हम आपको आपके टेन्योर से पहले हटा देंगे। यानी अगर आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ, आप अभी मान लो अपने 5 साल का टेन्योर है, आपको जो 5 साल काम करने के लिए दिए गए हैं, हमें उससे पहले ही लगा, और ये हमें मतलब किसको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये लगा कि हमें इन भाई साहब की जरूरत नहीं है, भाई साहब तो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उधेड़ रहे हैं, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, उस कंडीशन में हम इनको टाटा बाय बोल देंगे, पर उसका एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, इम्पीचमेंट नाम दिया गया, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि आखिर प्रेसिडेंट को किस तरीके से इंडिया में चुना जाता है, उसका क्या तरीका क्या है, ठीक है। क्योंकि इंडिया में प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट होते हैं, पहली बात। और जब इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, देखो ध्यान से समझना, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो इधर। इलेक्शन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कौन सा आपका तरीका, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट इलेक्शन की बात करें तो जैसे हम एमएलए होता है, हमारे यहाँ पे एमपी होता है, लोकसभा का जो मेंबर होता है, वो कैसे चुन करके आते हैं, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या, सीधा क्या होता है इसमें, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है। आप खुद अपने घर से निकल के जाते हो और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, जिससे आपको बिल्कुल प्यार है, जिसने आपके घर पे पहुंचाया है, समझ रहे हो बात को, आप उसे जाकर के क्या देते हो,
अपनी वोट बहुत ईमानदारी से देते हो, उसके चरित्र को देखते हुए, उसके कैरेक्टर को देखते हुए। और इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, जैसे हमारे यहां पर होता है पीएम। अब आप किसे पीएम बना रहे हो, आप किसे पीएम बना रहे हो, ये आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि अब जैसे मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने, बहुत क्वालिफाइड आदमी है, उनकी योग्यता पे तो खैर मतलब हम शक करें तो मतलब भगवान हमें पाप लगाए, ठीक है। बट आप में से कितने लोग जानते थे जब पीएम 2004 में मनमोहन सिंह बने तो कितने लोगों को पता था कि मनमोहन सिंह कौन है? किसी को नहीं पता था, आम जनता को कुछ भी नहीं पता था। जैसे योगी आदित्यनाथ एमएलए बने, सॉरी क्या बने आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्हें कौन जानता था? उनके नाम पे थोड़ी ना वोट पड़े थे। समझ में आ रही बात? नरेंद्र मोदी जी को ही तो सब लोग जान रहे हैं, मतलब उनका एक बड़ा ही ऑरा है, बहुत बड़ा। बट और जो आपके क्या थे प्राइम मिनिस्टर्स थे, बहुत सारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिनको आम जनता बिल्कुल भी नहीं जानती थी। उनको तो जब उनका नाम अनाउंस हुआ, जब जाके लोग गूगल पे सर्च करने लगे और देखने लगे, अच्छा ये भाई साहब भी हैं क्या, ठीक है। उस तरीके से आप चुनते हो किसको? पब्लिक चुनती है किसको? एमएलए एमपी को, और वो जाके चुनते हैं किसको? प्राइम मिनिस्टर को। इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। जब आप एमएलए और एमपी के इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट हैं, और जब हमारे यहाँ पे पीएम, वाइस प्रेसिडेंट और आपके क्या कहते हैं प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन होते हैं, या फिर राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं, वो सारे किस तरीके से होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। इसमें आम जनता का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द यूएस प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्रेसिडेंट। ये थोड़ा समझना जरूरी है। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि देखो ये वाला जो पॉइंट है, अगर किसी को ना इंटरेस्ट हो तो वो इसे स्किप कर सकता है, ठीक है। जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे, मैं नीचे टाइमलाइन दे दूंगा, वो क्या होती है जिसपे आप क्लिक करके हर टॉपिक को देख सकते हो। देखो इसमें क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो ली कहां से है? हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से खाई है। देखो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पूरी दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस थे सबको पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो जो चीज़ें उनको समझ में आई, जो जो चीज़ें उनको अच्छी लगी, जो जो लगा कि इंडिया जैसे डाइवर्सिफाइड कंट्री के लिए अच्छी है, उसको क्या कर लिया? ऑप्ट कर लिया। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार उधार का भी संविधान कहा जाता है। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारी जगह से बहुत सारी चीजें ठाई हैं। क्लियर है बात? और हमारे यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सुप्रीम पावर है। कोई भी डिस्प्यूट हो, कुछ भी मुद्दा बिगड़ता हो, कोई भी तरीके में बात बिगड़ जाए, हम सीधा किसकी तरफ देखते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लेरिफिकेशन को देखते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बात समझ में नहीं आ रही तो हम जुडिशरी से कहते हैं भाई आप थोड़ा समझा दो, ठीक है। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ना तो बहुत ही सिंपल है कि उसमें कोई भी चेंज कभी भी किया जा सकता है, और ना ही अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, रिज्ड है। जैसे आप देखो अमेरिका में जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से लेकर के अब तक सिर्फ 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, 27, और जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ वो हुआ है 1991 में, ठीक है। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तो प्रपोजल 200 साल तक का लग गया, मतलब उनका प्रपोजल कभी आया था और उनको क्या करा गया, पास 200 साल लग गए। क्लियर है बात यहां पर? तो हमारे यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज्यादा सुप्रीम माना जाता है। इसीलिए जितनी बातें इंडिया में प्रेसिडेंट के बारे में लिखी गई हैं, ठीक है, वो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में समझ में ना आए, जैसे कि अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में आपको कोई डिस्प्यूट हो जाता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या हो जाती है, किसी बात पे डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में क्या होगा, हम सीधा कहां चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा वही डिसीजन क्या हो जाएगा, वैलिड माना जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि इलेक्शन क्या है, नल एंड वॉइड हो जाता है, तो उस सिनेरियो में बच्चों याद रखना कि क्या हो जाता है, आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन क्या हो जाते हैं, खारिज कर दिए जाते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं, और जो प्रेसिडेंट होता है उसको प्रेसिडेंट मानने से मना कर देते हैं, उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ता है। क्लियर है बात यहां पर? चलें एक एक बात को पढ़ते हैं। पहली चीज क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। ये एक छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दिया, वैसे फिर भी देख लो कि क्या है, आपका जो प्रेसिडेंट है वो आपका हेड ऑफ स्टेट होता है, क्योंकि सारे काम किसके नाम पर होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। प्रेसिडेंट हमारे देश में एक, क्योंकि देखो भारत ना 28 राज्यों से बना है और हर स्टेट चाहता है कि यार हमारी बात सुनी जाए, तो हमारे लिए जो प्रेसिडेंट है वो किस चीज का सिंबल है, वो यूनिटी का सिंबल है, इंटीग्रिटी का सिंबल है। हमें देख के लगता है कि हाँ यार
एक तमिलनाडु का बंदा भी देख के बात कहता है कि ये प्रेसिडेंट हमारा है। फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी भाषा बोलता है, कौन सी लैंग्वेज में बात करता है, पर हमें लगता है ना कि यार मेरा भी प्रेसिडेंट है, क्योंकि मैं इस देश का क्या हूं, सिटीजन हूं। दूसरी बात क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, जहां पे आपका प्राइम मिनिस्टर है, जहां पे आपका क्या है, आपका यूनियन काउंसिल है, वहीं पर उसका हेड कौन है, आपका प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट के नाम पे ही सारी चीजें क्या हो रही हैं, गवर्न की जा रही हैं। तीसरी बात, हेड है तो सही, पर कैसा हेड है, नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड का मतलब क्या है बच्चों, नॉमिनल हेड का मतलब ये है कि भाई आप कोई भी पावर, मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया, कोई भी पावर बिना किसके, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल के नहीं यूज कर सकते। और ये बात कब बहुत क्लियर कर दी गई, ये बात कर दी इंदिरा गांधी जी ने। देखो इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि जो गवर्नमेंट है उसमें बहुत कम इंटरफेरेंस रहे प्रेसिडेंट का, ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी अपनी, मतलब एक तरीके से कह सकते हो थोड़ा डिक्टेटरशिप वाली लेडी थी, उनको अपनी बात मनवानी होती थी। तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाहता कि उसके टाइम पीरियड पे, ठीक है, प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल हो जाए, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट। मतलब इतने अमेंडमेंट हुए हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, इतने अमेंडमेंट हुए हैं कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लोगों को क्या कहते हैं, जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी डेट इंप्लीमेंट की याद हो या ना हो, बट 42nd अमेंडमेंट जरूर याद है सभी को, ठीक है। उसमें क्या करा गया, एक अमेंडमेंट करते हुए बोल दिया गया कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो सारी बात मानेगा, वो जब भी काम करेगा जब प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल उसको क्या करेगी, एडवाइस करेगी। आ रही है बात समझ में। इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूशन के नाम पर कुछ नहीं है भाई साहब के हाथ में, सिर्फ वही कर सकते हैं जो कौन कह रहा है, प्रेसिडेंट, और सॉरी प्राइम मिनिस्टर उसकी काउंसिल। ये बिल्कुल ऐसा है कि क्या हुआ कि एक छोटी सी बात है मैं आपको बता दूं, एक हरियाणा का लौंडा था, अब वो चल रही थी रामायण, क्या कहते हैं उसको, रामलीला चल रही थी। तो अचानक से पता चला कि जो अंगद बने हुए थे उन्होंने भाई दारू वारू पी ली थी और वो कहीं साइड में पड़े हुए थे, आए नहीं थे। अब इन्होंने पकड़ लिया, हरियाणा के लौंडे को ले आए, बोला कि भाई ऐसा है कि तुझे अंगद का एक रोल है छोटा सा, जब जहाँ पर क्या होता है कि रावण के दरबार में एज अ दूत बन के जाते हैं अंगद जी। तो बोला कि बस ये सारी लाइनें हैं जो तू जाकर के बोल दियो, बस बात खत्म हो जाएगा। भाई वो गया स्टेज पे, अब स्टेज पे जैसे ही वो गया, लाइनें गया भूल, ठीक है। और उधर से पंडित बोल रहा था, जो पंडित जी थे हमारे, वो बोलने में लगे हुए थे कि भाई ऐसा बोल कि सीता माता को छोड़ दे, नहीं तो तेरा विध्वंस हो जाएगा। तो अचानक से उस लड़के ने क्या करा, बोला ऐसा सुनो रावण, ये जो पीछे पंडित बोलने लग रहा है ऐसा ऐसा तो कर दे, और ना करा तो तेरा हो जाएगा विध्वंस। इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उसकी सेम वैल्यू है जो वैल्यू उस हरियाणा के बच्चे की थी रामलीला के अंदर। क्या, जो पंडित जी पीछे से बोल रहे हैं, और यहाँ पंडित जी कौन है, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो बोल रहे हैं वही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ना तो प्रेसिडेंट का क्या हो जाएगा, विध्वंस। समझ गए बच्चों, क्लियर है बात यहाँ पर। चलो आगे देखते हैं। इसे लेजिस्लेटिव का भी पार्ट बोला जाता है। कभी आप पढ़ेंगे जब हम आगे, तो हम देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट है ना, वो आपका मेंबर ऑफ क्या है, वो क्या होता है, सॉरी वो क्या है, लेजिस्लेटिव का भी पार्ट है। अगर आप पार्लियामेंट पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको 3 ऑर्गन पढ़ाए जाएंगे। पहला क्या, राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। राज्यसभा जो कि अपर हाउस होती है, लोकसभा जो लोअर हाउस होती है। लोअर हाउस ज्यादा ताकतवर होती है क्योंकि यहाँ पर जो क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होकर के आते हैं, और जो अपर हाउस होती है वहां पर जो एमएलए होते हैं, स्टेट के जो एमएलए होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर को। और ये दोनों हाउसेस क्यों हैं, उसके पीछे छोटा सा रीजन तो ये है कि स्टेट, देखो हर स्टेट के और क्या कहते हैं यूनियन के बीच में क्या बना रहे, एक बैलेंस बना रहे। इस चीज को बनाए रखने के लिए हमने दो हाउसेस की क्या कर रखी है, व्यवस्था कर रखी है, और इसको क्या बोलते हैं, बाइकैमिनल बोलते हैं, ठीक है। जहां पे भी 2 हाउसेस सिस्टम होता है उसे बाइकैमिनल बोलते हैं। ये भी यूएस के अंदर है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी 2 हाउसेस का प्रोविजन है, ठीक है। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा अलग है क्योंकि हमारे यहाँ पर
जो पॉपुलेशन का रेशियो है उस हिसाब से दोनों को बांटा गया है कि राज्यसभा की भी सीटें उसी हिसाब से जिनके पास पॉपुलेशन ज्यादा है और लोकसभा की भी सीटें उन्हीं के पास ज्यादा है, उन्हीं स्टेट्स के पास ज्यादा है जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। और इन दोनों में ही लीड कौन कर रहा है? आपका यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है तो दोनों जगहों पर ज्यादा है। दूसरी चीज एक ये है कि राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो कोई भी बिल जो है वो राज्यसभा में गया फिर लोकसभा में गया और प्रेसिडेंट की सहमति के बिना, उसके एसेंट के बिना वो बिल क्या नहीं हो सकता है? पास नहीं हो सकता, एक्सेप्ट कि कौन सा बिल है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है या फिर मनी बिल है, क्योंकि वहां पर हम मानते हैं कि इसके पास वीटो पावर नहीं है, उन पर वीटो पावर नहीं लगा सकता, ठीक है। और वीटो पावर लगा नहीं सकता है तो इसका मतलब है कि उसे पास करना ही करना है, तो दो या ना दो आपको देना तो पड़ेगा ही। और उसके बाद वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है और लेजिस्लेटिव का भी पार्ट है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आखिर एक प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है, आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं? देखो, अगर मैं आपको यहां पे थोड़ा सा कंपेयर करता हूं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इंडियन प्रेसिडेंट की, कि इंडिया में कैसे प्रेसिडेंट बन सकते हो या कौन कौन प्रेसिडेंट बन सकता है। सबसे पहले जो इंडिया का सिटीजन हो, जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप हो। और सिटीजनशिप दो तरीके से होती है नॉर्मली, एक होती है आपको बाय बर्थ मिलती है और बाय दूसरी आपको कैसे मिलती है? बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करा के सिटीजनशिप मिलती है। तो यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रखा है कि इंडियन सिटीजन का मतलब कौन से सिटीजन की बात कर रहा है। दूसरी बात कि उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 35 साल। मतलब 35 साल का जब वो हो जाए तो वो एलिजिबल हो जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बैठने के लिए। तीसरी बात, वो क्वालिफाई करता हो कंडीशन टू बिकेम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर हो ना, पर वो लोकसभा के मेंबर बनने की क्या रखता हो? एलिजिबिलिटी रखता हो, ठीक है। जैसे होते हैं ना, कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई देखो अपने साथ, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो शादी की बहुत एडवाइस करते हैं कि रिलेशनशिप तो ऐसा होता है। उनकी खुद की गर्लफ्रेंड नहीं है, उनकी खुद की वाइफ भी नहीं है, पर वो एडवाइस करेंगे, ठीक है। तो उनसे पूछो भाई तू क्यों एडवाइस करता है, तो ये बोलते हैं कि हम देखो शादी नहीं करी पर दूसरों की शादी में नाचे तो हैं। यहां पर भी सेम चीज है। लोकसभा का मेंबर जो है वो लोकसभा का मेंबर बने या ना बने वो अलग मुद्दा है, पर भाई लोकसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो, ठीक है। क्लियर है बात? और एक और बात, वो किसी भी तरीके की क्या ना रखता हो? प्रॉफिटेबल यानी प्रॉफिट वाली ऑफिस को होल्ड ना करता हो। और प्रॉफिट वाले ऑफिस का मतलब क्या क्लेरिफिकेशन दी गई? वो ये कि वो किसी भी स्टेट या फिर सेंटर के अंदर एज ए एम्प्लॉय ना हो। अगर एम्प्लॉय है तो उसको क्या देना पड़ेगा? रेजिग्नेशन लेटर अपना दे के आएगा। पर अगर वो क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर है या फिर वो क्या है? प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, तो उसको प्रॉफिट मेकिंग पोस्ट नहीं माना गया है, उसको प्रॉफिटेबल पोस्ट नहीं माना गया है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना गया है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये क्या है? ये सर्विंग का काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं कंट्री के लिए, ठीक है जी। यहां पे अमेरिका में थोड़ा सा चेंज है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि सिटीजन होना चाहिए अमेरिका का, बट सिटीजन सिर्फ किस तरीके से आपको मिलेगी? बाय बर्थ। यानी अगर मान लो एक इंडियन है और वो वहां जाके 15-20 साल रहा और वहां पे जाकर के भाई शादी वादी कर ली और फिर ग्रीन कार्ड वगैरह ले लिया या जैसे भी सिटीजनशिप हासिल कर ली, तो वो वहां के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। जबकि यहां पर सीन क्या है? इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। दूसरा, उसकी मिनिमम एज जो है वहां पर भी कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। पर एक चीज और इन्होंने ऐड करी, और वो क्या कर रखी है कि उसे कम से कम अमेरिका के अंदर 14 साल तक रहना होगा। उसको मतलब रेजिडेंट होना चाहिए मिनिमम कितने साल तक? 14 साल तक। ऐसा ना हो कि पहले अमेरिका में पैदा हुआ और उसके बाद फिर कहाँ चला गया? स्पेन वगैरह में जाकर के नौकरी वगैरह करी और फिर अचानक से आता है कि चलो 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 अमेरिका में इलेक्शन लड़ते हैं, और वो आया। तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसे कम से कम कितने साल तक रहना पड़ेगा अमेरिका में? 14 सालों तक। क्लियर है बात? यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई। आगे बढ़े, अब बात करते हैं ओथ की। अब प्रेसिडेंट बन गया, अब प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल ऑफिस में जाना चाहता है, वो अपनी मर्जी से थोड़ी ना घुस जाएगा। तो उसे अगर ऑफिस के अंदर घुसना है तो उसे क्या लेनी पड़ेगी? एक ओथ लेनी पड़ेगी। और वो ओथ दिलाएगा कौन? वो ओथ दिलाने का काम करता है चीफ जस्टिस। इंडिया में आर्टिकल 60 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस में जाने से पहले क्या देनी पड़ेगी? ओथ लेनी पड़ेगी।
ओथ या अफर्मेशन। एक बात और ध्यान रखना, इसे कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंस है, वो नहीं है, तो जो सीनियर मोस्ट जज है वो क्या करेंगे? वो इसको शपथ दिलाने का काम करेंगे भाई कि आपको ओथ दिला दिया, अब जाकर के आप क्या कर सकते हो? आप अपने ऑफिस में जाके बैठो और जिस दिन से वो ओथ लेता है उससे अगले 5 सालों तक वो एज अ प्रेसिडेंट क्या करेगा? काम करेगा। बट खुदा ना खास्ता भाई तबीयत खराब हो गई और उनका क्या हो गया? निधन हो गया भाई, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? अब इस कंडीशन में उनको क्या कराया जाएगा? जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज अ प्रेसिडेंट काम करेगा, बट कितने टाइम तक? मैक्सिमम 6 महीने तक। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही क्लियरली लिख दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने होंगे। जबकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जब प्रेसिडेंट मर जाता है तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो बचा हुआ जितना भी टेन्योर हो, 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, उस 2.5 साल या 2 साल तक एज अ प्रेसिडेंट काम करता है। क्लियर है बात? पर हमारे यहां पर मैक्सिमम कितना काम कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट? 6 महीने तक। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत इस बात में? आगे बढ़े। आगे बात आ जाती है कि आपका प्रेसिडेंट का ऑफिस कब कब खाली रहता है, कब कब वैकेंट रहेगा, कौन कौन सी वो कंडीशन है जिस कंडीशन में प्रेसिडेंट का ऑफिस क्या मिलेगा? खाली मिलेगा। तो पहली कंडीशन तो ये है बच्चों कि वो जब अपना 5 सालों का काम पूरा कर ले तो उसका ऑफिस क्या होता है? उसे ऑफिस को क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। तो क्या मतलब 5 साल पूरे हो गए तुरंत ऑफिस छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। जब तक नया प्रेसिडेंट आकर के क्या नहीं लेता, हैंड ओवर नहीं कर देता उसको काम, तब तक प्रेसिडेंट अपने ऑफिस को क्या नहीं करेगा? छोड़ेगा नहीं। और ये मैक्सिमम कितने टाइम तक? सिर्फ 6 मंथ तक, क्योंकि 6 मंथ के अंदर अंदर क्या करवा लेंगे हम? नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवा लेंगे। दूसरी बात, अगर प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देना है, मान लो कि भाई नहीं बन रही है, कुछ बात हो गई, गवर्नमेंट से नहीं कुछ हुआ, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि उनको लगता है कि मुझे इस पोस्ट को क्या करना है? छोड़ना है, तो अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे। अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे वो किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। ये बात ध्यान रखना। अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। और जब वाइस प्रेसिडेंट रिटायर होता है, मतलब सॉरी जब रिजाइन करता है, तो वो किसको देता है? वो देता है किसको? आपके। तो देखो बच्चों, जो अभी हम इसमें बात कर रहे थे कि एक तो प्रेसिडेंट की डेथ हो गई तब उसे अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा, पर अगर उसकी डेथ हो गई तो कौन बैठता है? वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन? प्रेसिडेंट, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक बात और याद रखना, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी तरीके का भी कोई डिस्प्यूट मिलता है या पता चलता है कि भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन किसी तरीके से गलत तरीके से कंडक्ट करवाए गए हैं, तो उस सिनेरियो में ये बात याद रखना कि उस इलेक्शन को क्या कर दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और फिर से इलेक्शन करवाया जाएगा। यहां तक बात क्लियर होती है? तो इस सिनेरियो में भी इसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता है। इतनी सी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, री इलेक्शन, यानी कि अगर कोई प्रेसिडेंट एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो वो दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है या नहीं बन सकता? तो यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है बिल्कुल बन सकता है। अगर वो एक बार प्रेसिडेंट बन चुका है तो वो दोबारा भी बन सकता है, तिबारा बन सकता है, जितनी बार उसका मन करे उतनी बार वो इलेक्शन लड़ सकता है और जीत सकता है। पहली बात। दूसरी बात, इंडिया में कौन से प्रेसिडेंट ऐसा है जिन्होंने 2 बार इलेक्शन लड़े? तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार इलेक्शन लड़े और दोनों बार एज अ प्रेसिडेंट बने। एक बात याद रखना, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो क्या डिफरेंस है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया जो 1951 में किया गया, जिस अमेंडमेंट को नाम दिया गया 22 अमेंडमेंट। और इस अमेंडमेंट में बच्चों याद रखना, यह डिक्लेयर कर दिया गया कि अमेरिका का प्रेसिडेंट मैक्सिमम 2 बार बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं बन सकता। क्लियर है बात यहां पर? और ये करने के पीछे जो रीजन ये था कि कहीं ना कहीं भाई औरों को भी तो मौका दिया जाए। अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बोला जाता है। भाई एक ही बंदा अगर मान लो 10 साल तक 15 साल तक प्रेसिडेंट के रूप में बैठा रहा तो और लोगों को मौका कम मिलेगा। इसलिए वहां पर क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया कि आप मैक्सिमम कितने बार प्रेसिडेंट बन सकते हो? सिर्फ 2 बार। इंडिया में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ना ही प्रेसिडेंट में, ना ही पीएम में, ना ही वाइस प्रेसिडेंट में। हालांकि वो बात अलग है कि इंडिया में प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी के सिवा और कोई दोबारा नहीं बना। चलें आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, जो उसे ऑफिस मिलता है उसकी क्या क्या कंडीशंस होती है, मतलब क्या क्या उसको मिलता है
अगर वो प्रेसिडेंट बनता है तो होता है ना कि जैसे आप मॉनिटर बनते हो क्लास के, आपको एक बैच मिलता है, उसी तरीके से अगर प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंट बनता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो भाई सबसे पहला बेनिफिट तो ये मिलता है कि उसको किसी भी जगह पे काम करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसे एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा काम करना है, ना ही उसे एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा काम करना है, ना ही उसे स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर होकर के काम करना है, ना ही वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में एम्प्लॉयड होना चाहिए, ना ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एम्प्लॉयड होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उसको एक हाउस मिलता है जिसको क्या नाम दिया गया है, राष्ट्रपति भवन। अमेरिका में व्हाइट हाउस है, हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, और वो राष्ट्रपति भवन उसको विदाउट एनी रेंट मिलता है, इसकी कोई रेंट वगैरह नहीं लिया जाता। साथ ही इसकी जो सैलरी वगैरह होती है, जो कि इस समय शायद 5 लाख रुपीज है, जो इसकी सैलरी होती है, वो सैलरी जो है वो पार्लियामेंट देती है, और ड्यूरिंग द टेन्योर, जो 5 साल का टेन्योर होता है आपके प्रेसिडेंट का, उस टेन्योर में भाई साहब सैलरी नहीं काट सकते। ऐसा नहीं है पैंडेमिक आ गया तो बोल दे कि आपकी तो 50% कटेगी, मतलब नहीं। समझ में आ रही बात? यहाँ पर देख रहे हो, कहते हैं ना लोग सिक्योरिटी वाली नौकरी चाहिए, मगर ये है नौकरी, ठीक है, ये है सबसे सिक्योर नौकरी, इससे ज़्यादा सिक्योर नौकरी नहीं मिलने वाली आपको। एक और बात ध्यान रखो कि प्रेसिडेंट को किसी भी क्रिमिनलाइज्ड, यानी क्रिमिनलाइजेशन के फॉर्म में, यानी कि इसको किसी भी तरीके के क्राइम में फ्रेम नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलाया जाता। सिविल केस चल सकता है, पर सिविल केस भी जब उसे 2 महीने पहले क्या दे दिया जाएगा, नोटिस दे दिया जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही यहां तक बात? तो ये कुछ बेनिफिट थे एज अ प्रेसिडेंट। आप बन सकते हो, ट्राई कर सकते हो। चल आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। ओहो हो, बड़ा ही मतलब कहने में ही दुख है इस बात में, पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। बट ये पावर कैसी है भैया, ये यूज नहीं कर सकते। देख रहे हो शेर कितना पावरफुल होता है, बट उसका रिंग मास्टर जो होता है वो उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि आखिर में रिंग मास्टर की सारी बात माननी होती है शेर को। अब यहाँ पर रिंग मास्टर कौन है और शेर कौन है, तो समझ सकते हो आप लोग, समझदार हो। जो हमारे यहाँ पे जो शेर है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू तो कौन है, आपका प्रेसिडेंट। बट रिंग मास्टर कौन है, आपके कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर। और ये बात कब बहुत ही क्लियरली कह दी गई, 42nd अमेंडमेंट में। इंदिरा गांधी जी ने काम कर दिखाया और बोला कि देखो भैया, जो भी तुमको एडवाइस मिलती है, जो भी एडवाइस मिलती है, वो सारी की सारी एडवाइस तुम पर क्या है, बाउंड है, तुमको माननी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कह सकते ना भैया हम ना मानेंगे। बट 44 अमेंडमेंट में थोड़ा सा चेंज किया गया, थोड़ा सा मतलब इसका दिल रख लिया। बोला सुनो, तुमको कोई एडवाइस की जाएगी, तुम उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हो। आप उसे बोल सकते हो कि मुझे लग रहा है मोदी जी कुछ गलत हो रहा है। अब मोदी जी अगर कह देते नहीं, तो आप उसे फिर मानना ही मानना है आपको। बस आपके पास एक और क्या पावर दे दी 44 अमेंडमेंट से, कि आप इसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हो। क्लियर है बात यहां पर? चलो तो अब बात करते हैं। जो ब्रॉडली डिफाइन है वो 7 तरीके की पावर डिफाइन करी गई हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर और आपका क्या, इमरजेंसी पावर। इन सब के ऊपर हम धीरे धीरे एक एक को बढ़िया से बात करेंगे। कोई टेंशन ना लेना जी, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल जी बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, ठीक है। पावर्स हैं, आपको पता है पावर किसके पास है, ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। बट काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, उसकी काउंसिल। तो देखो पहला एग्जीक्यूटिव पावर, कालीन भैया, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो समझ सकते हो, अब ये कुछ हैं चीज़ें जिसके बारे में आप लोग बहुत ही ज़्यादा, क्या ये सब चीज़ें तो तुम लोगों को वैसे भी याद रहती हैं। तो बिल्कुल कालीन भैया जो है वो प्रेसिडेंट की तौर पर है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, ये कालीन भैया है पावरफुल, पर मुन्ना भैया से ज़्यादा नहीं। आखिर में मुन्ना भैया की चल रही है, ठीक है। देखो जरा एग्जीक्यूटिव पावर में जो सबसे पहली पावर होती है, देखो जो भी कुछ हो रहा है, आप देखते हो ना मिर्जापुर में जो भी कुछ होता है किसके नाम पे होता है, कालीन भैया के नाम पे। ठीक उसी तरीके से कंट्री में जो भी कुछ होता है किसके नाम पे होता है, प्रेसिडेंट के नाम पे। करता कौन है, प्राइम मिनिस्टर, उसकी काउंसिल। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब यही है, एग्जीक्यूशन। अच्छा, और क्या करते हैं भैया, अपॉइंटमेंट्स। किस किस की अपॉइंटमेंट, प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर की भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। बल्ले बल्ले जी मजा आ गया। अब क्या करें, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना देगा। हे बुड़बक, तुमको प्राइम मिनिस्टर बनना है, लाओ तुमको बना देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ध्यान से समझ लेना। जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है, कहां पे, लोकसभा में, उसके लीडर को क्या बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है।
आप कह रहे हो कि सर पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है तो कोलिजन कर लो, क्या कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन के बाद आप पार्टी बनाओ। बोला गठबंधन में भी कोई नहीं है, तब जाकर के जब कोई भी क्लियरली नहीं आ रहा है तो वो किसी को भी क्या करेगा, एज अ प्रेसिडेंट पीएम बना देगा, बट उसे अपना जब क्या होगा, फ्लोर टेस्ट करवाना पड़ेगा। फ्लोर टेस्ट का मतलब जहां पर लोग जाकर के स्पीकर क्या करता है, पूछता है कि भाई सभी लोग इस एज अ प्राइम मिनिस्टर से सहमत हो या नहीं हो, ठीक है। वहां पर अगर वो क्या हो जाता है, डिफीट हो जाता है फ्लोर टेस्ट, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कब हुआ था, ऐसा हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चल गई थी शायद 11 दिन या 13 दिन चला करके, ठीक है। ये सेम वही सिनेरियो था। दूसरा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, उसकी भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, आपका प्राइम मिनिस्टर करता है, सॉरी प्रेसिडेंट करता है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, इन सबको हम अलग से डिटेल में भी पढ़ेंगे। अच्छा, कैग हो गया, इलेक्शन कमिश्नर हो गया, या इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, उनकी भी अपॉइंटमेंट करता है। यूपीएससी के चेयरमैन की भी अपॉइंटमेंट करता है और उसके मेंबर की भी अपॉइंटमेंट करता है। फाइनेंस कमीशन को सेटअप भी खुद करता है और उसके मेंबर और चेयरमैन को भी कौन अपॉइंट करता है, यहां तक कि जो गवर्नर होता है ना स्टेट के अंदर, उसकी अपॉइंटमेंट और साथ ही साथ उसका जो, क्योंकि गवर्नर का कोई टेन्योर नहीं है, तो गवर्नर जब तक ही क्या है, एज अ गवर्नर काम करेगा जब तक प्रेसिडेंट का फेवरेट रहेगा। क्लियर है बात। देखो इंडिया में प्रेसिडेंट बनने की आपकी सिर्फ सबसे बड़ी एक योग्यता चाहिए, क्या है वो भाई, एलिजिबिलिटी। वो ये है कि आप पीएम के फेवरेट होने चाहिए। आप पीएम के फेवरेट हो, बन जाओगे। गवर्नर बनने के लिए आपको पीएम और प्रेसिडेंट का फेवरेट होना चाहिए। आप फेवरेट हो, आप बन जाओगे। क्लियरली बात समझ में आ रही है। कोई एलिजिबिलिटी नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी सबसे बड़ी ये है कि आप क्या हैं, आप भाई साहब प्रेसिडेंट के फेवरेट हैं, आप प्राइम मिनिस्टर के क्या है, फेवरेट है। चलो जी, अब लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जहां पर बनते हैं एक्ट, जहां पर बनती है, जहां पे है हमारी पार्लियामेंट। जब हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट, और स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव, जिसका काम है पूरी इंडिया के लिए क्या बनाने का, कानून बनाने का, एक्ट बनाने का, लॉ बनाने का, जिससे क्या कर सके, गवर्न किया जा सके। जो एक्ट और लॉ बन चुका है उसको एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव करती है। तो इसको कुछ लेजिस्लेटिव पावर भी दी गई है। जैसे एक पावर तो यही है कि भाई राज्यसभा और लोकसभा से कोई बिल पास होकर के आता है तो उसको क्या देना है, प्रेसिडेंट को हाँ भरना है, बाबूजी हाँ ये ठीक है। हालांकि वो हाँ बोले या ना बोले, इस बात के लिए उसको एक अलग से पावर दी गई है जिसका नाम वीटो पावर है। हम उसे अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर बात है यहाँ पर। जैसे कुछ पावर में, जैसे पहला, ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है दोनों हाउसेस की। मान लो कि अब दोनों हाउसेस के बीच में बन नहीं रही है, भाई लोकसभा ने बिल पास कर दिया है, राज्यसभा पास करने को राजी नहीं है, लड़ाई हो रही है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, भाई प्रेसिडेंट बुला लेगा दोनों को, बोलेगा आमने सामने बैठ जाओ और बात कर लो, इसे क्या कर लो, इस बात को सुलझा लो यार, लोगों का नुकसान हो रहा है। अच्छा, आर्टिकल 108 इस बात के बारे में कहता है। आर्टिकल 108 कहता है कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। पर आपको पता है कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का मतलब है, देखो एक स्पीकर होता है लोकसभा के अंदर और एक होता है राज्यसभा के अंदर चेयरमैन। अब ये दोनों के दोनों क्या हेड होंगे वहां पे, नहीं। तो उस सिनेरियो में जो लोकसभा का स्पीकर होता है वही क्या बन जाता है, आपका हेड हो जाता है। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग को जो चलाएगा वो स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा, ये बात याद रहेगी। दूसरा चीज, डिसॉल्व, ये क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। राज्यसभा को क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट हाउस है। ठीक है, और परमानेंट हाउस को तो डिसॉल्व ही नहीं किया जा सकता। अगर उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा तो परमानेंट किस बात का रह जाएगा। क्लियर है बात। डिसॉल्व कर सकता है पर किसकी एडवाइस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। अच्छा, अगर प्रिसीडिंग ऑफिसर की बात की जाए, कौन होता है प्रिसीडिंग ऑफिसर, यहां पर आप देख रहे हो जो ये सभी लोग होते हैं और बोलते हैं स्पीकर या चेयरमैन साहब। आप कभी लोकसभा राज्यसभा की डिबेट सुनना, उसे प्रिसीडिंग ऑफिसर करते हैं। वही तय करता है किसको कब बोलना है, कि कितना टाइम किसको दिया गया है, कब कौन क्वेश्चन पूछेगा, सारी बातें वो तय करता है। अच्छा, अगर प्रिसीडिंग ऑफिसर नहीं है, यानी कि लोकसभा में स्पीकर नहीं है, राज्यसभा में कौन नहीं है, चेयरमैन नहीं है, तो कौन संभालेगा, राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन देखेगा इस काम को और लोकसभा में कौन देखेगा, आपका डिप्टी स्पीकर देखेगा। पर अगर मान लो वो दोनों भी नहीं है तो उस समय किसी को भी क्या अपॉइंट कर देगा, ऐसा प्रिसीडिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगा। पर वो कहां का मेंबर होगा, राज्यसभा में राज्यसभा का मेंबर और लोकसभा में लोकसभा का मेंबर। क्लियर है यहां तक बात। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, राज्यसभा के अंदर 12 लोगों को नॉमिनेट करने का भी पावर होता है।
देखो, दो तरीके के मेंबर होते हैं, एक इलेक्टेड मेंबर होते हैं, एक नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। इलेक्टेड मेंबर वो होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू क्या होते हैं, आते हैं राज्यसभा लोकसभा के अंदर। जबकि नॉमिनेटेड मेंबर वो होते हैं जिनको प्रेसिडेंट क्या करता है, नॉमिनेट करता है, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। लोकसभा में 2 सीटों में नॉमिनेट करता था एग्लो इंडियन को, और उसको अभी 104th अमेंडमेंट में क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, एग्लो इंडियन के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। जिनको भी ये ना पता हो एग्लो इंडियन कौन होते हैं, उनको सिर्फ इतनी सी बात समझ लो, जब ब्रिटिश इंडिया आया तो उसने अपने ऑफिसर्स को फोर्स करा था कि यहाँ की औरतों के साथ शादी करो, ठीक है, जिससे आप यहाँ के लोकल कल्चर को और चीज़ों को समझ पाओ और आपके ग्रिप बने, भाई रिश्ता बन जाएगा ना आपका एक। उस सिनेरियो में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको एग्लो इंडियन कम्युनिटी का नाम दिया जाता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, राज्यसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट करने की पावर है, 12 लोगों को। अभी अभी हाल ही में जो न्यूज आई है वो क्या आई है, जो क्या कहते हैं महेश जेठमलानी हैं, ये आपके सपुत्र हैं किसके, राम जेठमलानी जी के, उनको क्या करा गया, नॉमिनेट किया गया है एज अ राज्यसभा मेंबर। क्लियर है बात, ये पावर भी किसके हाथ में है, आपके प्रेसिडेंट के हाथ में। साथ ही साथ आर्टिकल 111 ये कहता है, जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बात करी गई थी, कि विदाउट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, विदाउट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने बोल दिया ना जी ना, ये बिल मैं पास नहीं करूंगा। हालांकि बिल के टाइप होते हैं, वो एक अलग बात है, 3 तरीके के बिल होते हैं, मनी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल होता है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट कह दे मैं बिल पास ना करूंगा तो क्या नहीं बनेगा बच्चों, एक्ट ही नहीं बनेगा। क्लियर है बात, यहां पर उसे एक्ट बनाना है तो प्रेसिडेंट की क्या चाहिए होती है, एसेंट चाहिए होती है। आप देख रहे हो ना, प्रेसिडेंट जैसे ही साइन करेगा वैसे ही क्या बन जाएगा, बिल एक्ट बन जाएगा और पूरी कंट्री के ऊपर क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर किसी स्टेट को छोड़ दिया गया हो, जैसे पहले कई सारे बिलों में किसको छोड़ दिया जाता था, जम्मू एंड कश्मीर को, तब तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, बट वरना सबके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। क्लियर है बात यहां पर, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट बना रही है ना। आगे बढ़ते हैं, ही कैन अनाउंस ऑर्डिनेंस। ये क्या होता है, बड़ी अच्छी चीज होती है। क्या कहता है कि देखो भाई पार्लियामेंट नहीं चल रही है, जैसे अभी नहीं चल रही पार्लियामेंट, सॉरी अभी मतलब पैंडेमिक में नहीं चल रही थी पार्लियामेंट पिछले साल, और बिल जरूरी लग रहा है, तो उस सिनेरियो में एक ऑर्डिनेंस जारी करके, ठीक है, क्या करता है प्रेसिडेंट, उस काम को करवा देता है, उस बिल को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। बात समझ में आ रही है यहां तक। यानी कि जब भी दोनों हाउसेज नहीं हो, यानी लोकसभा भी नहीं है और राज्यसभा भी नहीं है, सेशन ही नहीं चल रहे इनके, ठीक है, उस सिनेरियो में क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, अपनी ऑर्डिनेंस की पावर को यूज कर सकता है और भाई साहब क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ये कहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 123 के अंदर ये बात लिखी हुई है। अच्छा, एक बात और याद रखने वाली क्या है कि इसका मैक्सिमम टाइम कितना है सर, तो देखो इसका मैक्सिमम टाइम है 6 मंथ, पर 6 वीक भी कुछ जगहों पर लिखा है। दोनों बातों को जरा ध्यान से समझ लेना, कंफ्यूज मत होना। अगर प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया सेशन के अंदर ही, मतलब पार्लियामेंट लोकसभा बैठी है फिर भी भाई मतलब कर दिया जारी, उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में जो ऑर्डिनेंस की जो लेंथ है, जो उसकी उम्र है, लाइफ लाइन है, वो सिर्फ 6 वीक तक है। 6 वीक के अंदर अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, सेशन उसके ऊपर आएगा और उस पर कोई डिसीजन लेगा कि इस बिल को रखना भी है या नहीं रखना। अगर पास कर देते तो वो एक्ट बन जाएगा, नहीं पास किया तो वो क्या रहेगा, वो वॉइड हो जाएगा। 6 मंथ कब है, जब सेशन चल नहीं रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सेशन के चलने तक का वेट करना पड़ेगा, पर मैक्सिमम कितने टाइम तक वेट कर सकते हैं, सिर्फ 6 मंथ। तो यानी ऑर्डिनेंस की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 6 मंथ या 6 वीक्स में से एक हो सकती है। अगर सेशन चल रहा है उस टाइम ऑर्डिनेंस इशू कर दिया तो 6 वीक, और अगर सेशन नहीं चल रहा है उस टाइम इशू करा तो 6 मंथ। 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पार्लियामेंट के दोनों सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप ही नहीं हो सकता है। क्लियर है बात। हालांकि क्या करा गया था, कुछ और भी चेंजेस किए गए थे, जैसे 38 अमेंडमेंट में एक चेंज करा गया था जो 1975 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर करा गया, और ये करा गया कि गवर्नर और प्रेसिडेंट जो भी ऑर्डिनेंस जारी करते हैं उस ऑर्डिनेंस पर किसी भी तरीके का क्या नहीं दिया जाएगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं दिया जाएगा। यानी कि उसको रिव्यू करने का राइट नहीं है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास अगर ये पावर ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक बात बोल रहे होंगे भाई कि हम क्या करें, ड्रीम 11 पर टीम बना लें। उस सीन को देखते हुए क्या करा गया, तो जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई कब, 1978 में, तो उन्होंने क्या करा, इसको ओवररूल करा और 44th अमेंडमेंट में जो 38 में हुआ था अमेंडमेंट,
ऑर्डिनेंस को लेकर के, उसको क्या कर दिया इन्होंने, खत्म कर दिया, वापस ले लिया। यानी अगर प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस जारी करता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकती है कि वो सही है या गलत है, कहीं उससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। क्लियर है बात। जैसे अभी देखो आप, एक एक्ट था क्या, फार्मर्स एक्ट, उसके ऊपर अभी स्टे दे दिया है, ठीक है, रोक लगा दी है, किसने, आपके सुप्रीम कोर्ट ने। क्लियर है बात, आगे बढ़े। चलो, फाइनेंशियल पावर, ये पैसे की बात है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो समझ लो फाइनेंशियल पावर में क्या क्या पावर होती है भाई साहब के पास। एक तो मनी बिल को प्रायर परमिशन दे देता है। क्या होता है मनी बिल, गवर्नमेंट जब भी अपने खर्चों के लिए जो बिल क्या करती है, पेश करती है पार्लियामेंट के अंदर, उसको मनी बिल बोलते हैं। और मनी बिल को कभी भी क्या प्रेसिडेंट रोक नहीं सकता, मना नहीं कर सकता है, क्योंकि भैया वो गवर्नमेंट का बिल है, तो गवर्नमेंट का ही बिल मना करेगा तो हम प्रेसिडेंट बना ही क्यों रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मनी बिल के ऊपर उसको क्या देनी पड़ती है, अपनी एसेंट पहले देनी पड़ती है। दूसरी चीज, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आम भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों, बजट बोलते हैं। तो जब भी बजट पेश होता है पार्लियामेंट के अंदर, उससे पहले बजट किसके पास आ जाता है, उससे पहले बजट आ जाता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तीसरी चीज, अगर किसी स्टेट ने बोला कि भाई हमको क्या चाहिए, ग्रांट चाहिए, हमको डोनेशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो बिना परमिशन, किसकी परमिशन, प्रेसिडेंट की परमिशन के वो ग्रांट या डोनेशन नहीं दिया जा सकता है। क्लियर बात। जैसे आपके मोदी जी कह के आ जाते हैं ना कि 2 लाख करोड़ रुपए दे देंगे, 5 लाख करोड़ रुपए दे देंगे, ठीक है, वो कह सकते हैं, पर कहते किस भी आप पर है, प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया नहीं तो नहीं है, पर प्रेसिडेंट तो नहीं बोल ही नहीं सकता है। आगे देखो, एडवांस, अगर कोई ऐसा अनफोर्सीन होता है, कुछ ऐसा हो जाता है, कैसा, ऐसा मतलब कि भाई सपोज करो फ्लड वगैरह आ गया, तो कंटीजेंट फंड, एक फंड बनाया जाता है जिसकी लिमिट अभी फिलहाल बढ़ा दी है, 3500 करोड़ कर दिया, आई थिंक पहले 500 करोड़ थी। कंटीजेंट फंड क्या कहता है, ये बोलता है कि एक ऐसा फंड बनाते हैं जिसमें इमरजेंसी में हम क्या कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो वहां से प्रेसिडेंट इमरजेंसी के सिनेरियो में क्या कर सकता है, पैसा निकाल सकता है, जो आर्टिकल 267 के अंदर आता है। साथ ही साथ याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पैसे के लेकर के डिस्प्यूट ना हो। भाई कहीं कहेंगे मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, दोनों आपस में लड़ने लगे, होता रहता है। वेस्ट बंगाल का क्लेम आता है कि भाई हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं, जहां पे भी सेंट्रल में बीजेपी है और जहां पे भी कोई भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट होगी तो वो तो यही कहेगी ना, हमको तो कुछ मिलता नहीं है बाबूजी, ठीक है। उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, और उसे बनाने का काम, हर 5 साल बनाने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और ये आर्टिकल 280 के अंदर क्या करा जाता है, फ्रेम किया जाता है। क्लियर है यहां तक बात, चलें आगे बढ़े। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो जुडिशियल पावर, ठीक है, जुडिशियल पावर को समझते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ बच्चों। चलो, तो देखो जुडिशियल पावर का मतलब क्या है, आपके प्रेसिडेंट को कई सारी पावर दी गई हैं। जैसे एक पावर तो ये है कि भाई चीफ जस्टिस जो होता है, जो आपके क्या कहते हैं, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, जजेस जो होते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट किसके हाथ में है, आपके प्रेसिडेंट के हाथ में। वो एक अलग बात है, किसके एडवाइस पर करता है, आपके काउंसिल और क्या नाम है आपका, क्या कहते हैं, जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे पूछ करके ये अपॉइंटमेंट चलती है, उनकी राय से अपॉइंटमेंट चलती है, पहली चीज। दूसरी बात, ये एडवाइस ले सकता है किससे, सुप्रीम कोर्ट से। एडवाइस जब इसे चाहिए हो, जैसे सपोज करो, अभी मैं आपको इसका एक अच्छा एग्जांपल बताता हूं। कोई बिल है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, बिल मान लो कोई लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सारे ही जो प्रेसिडेंट है वो लॉ की बहुत बड़ी डिग्री लेके बैठे हुए हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो भाई उनको समझ में आ नहीं रहा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बुला लिया कि भाई साहब जरा हमारी थोड़ी सी मदद कर दो समझने में। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बाबूजी साइन मत करना है, बहुत गलत बिल है। पर सुप्रीम कोर्ट की ये बात मानना या ना मानना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट के ऊपर। मानेगा ही ये जरूरी नहीं है। क्लियर है बात यहाँ पर। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माननी ही है, वैसे सुप्रीम कोर्ट की बात माननी ही है वाली वो प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है बात। ये बिल्कुल ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट दोस्त जैसा है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाइफ जैसा है। ठीक है, वाइफ की सारी बात माननी पड़ती है और दोस्त की बात कौन सुनता है यार, समझ में मत। आगे देखो,
साथ ही साथ आप देखोगे निर्भया का अगर केस आपको याद हो तो जहां पर वो लोग अर्जी वगैरह दे रहे थे कि बाबूजी हमें फांसी से माफ करवा दो, ये वो पार्डन वगैरह वाली जो फैसिलिटीज है जो आर्टिकल 72 के अंदर दी जाती है। और अभी जो गोविंद जी हैं उन्होंने ये बात भी बोली थी कि भाई इसको क्या कर दो, इस पावर को खत्म ही कर दो, ठीक है। इससे सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी की थोड़ी सी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ये पावर भी आपके प्रेसिडेंट को दी गई है। क्लियर है बात। यहां पर आगे बढ़ते हैं। डिप्लोमेटिक पावर, डिप्लोमेटिक पावर क्या होती है, जैसे जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं, ठीक है, जो डिप्लोमेट्स हम भेजते हैं, जैसे चाइना भेजते हैं, यूएस से भेजते हैं, जो आईएफएस ऑफिसर अपॉइंट होते हैं वो कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट करता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल जितनी भी ट्रीटी होती है, बांग्लादेश के साथ कोई ट्रीटी हो रही है, G7 में कोई ट्रीटी साइन कर रहे हैं हम लोग, या हम लोग ब्रिक्स में कोई ट्रीटी साइन कर रहे हैं, वो सारी की सारी ट्रीटी किसके नाम पे साइन होती हैं, आपके प्रेसिडेंट के नाम पर। इसीलिए इसे डिप्लोमेटिक पावर का भी हेड माना जाता है, इसके पास डिप्लोमेटिक पावर भी दी गई है। क्लियर है बात यहां पे बच्चों। आगे देखो मिलिट्री पावर, ऑब्वियस सी बात है सारी मिलिट्री किसको असिस्ट करती है, कौन है सारी मिलिट्री का कमांडर, आपका प्रेसिडेंट। पर इसका क्या मतलब हो गया कि जब मन करेगा ऐसे सो के उठा और बोला कि ऐसा फेंक दो, थोड़ा सा बम फेंक दो इधर ये पाकिस्तान के ऊपर फेंक दो, जरा देखो सही चेक करके बताओ कैसा आवाज आ रही है, ऐसा नहीं कर सकता भाई, ये नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब कभी भी मुंह उठाया और मिलिट्री को इधर उधर भेज दिया, नहीं। इसे डिप्लोमेट करने से पहले, किसी को डिप्लॉय करने से पहले, कहीं पर किसी से बात करने से पहले ये अपनी पूरी काउंसिल से परमिशन लेगा, भाई करना है या मतलब नहीं करना। जैसे अभी ये स्ट्राइक हुई थी, ये ऐसा थोड़ी ना है कि आपके प्रेसिडेंट ने कर दी थी या प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मर्जी से कर दी थी, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी टीम बैठ करके डिसीजन मेकिंग करती है और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। आगे देखो इमरजेंसी पावर, इसे भी हम अलग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में समझा देता हूं। एक क्या होता है आपका नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 के अंदर आती है। नेशनल इमरजेंसी पहले इंटरनल डिस्प्यूट के लिए भी लगाई जाती थी, बट जब 1978 का अमेंडमेंट हुआ तो उसमें क्या कर दिया गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस में भाई साहब आप क्या नहीं लगाओगे, आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते, और खास करके कौन सी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते। और इसका मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है। हर 6 मंथ बाद आपको पार्लियामेंट से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी बात प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंशियल रूल क्या होता है बच्चों, ये होता है जब किसी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली जो चीफ मिनिस्टर होता है वो अपना फंक्शन ना कर रहा हो, या चीफ मिनिस्टर हो ही ना, ठीक है। ये जैसे अभी आपको दिल्ली का याद होगा, महाराष्ट्र में, दिल्ली में जैसे केजरीवाल जी ने 14-15 दिन की सरकार चला करके इस्तीफा दे दिया था, उस सिनेरियो में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। और ये मैक्सिमम कितना टाइम तक लग सकता है, 3 साल तक। 3 साल तक प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है, उससे ज़्यादा इसे नहीं बढ़ाया जा सकता। फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जैसे आपका 2008 में यूएस के अंदर क्राइसिस आया था, ठीक है, उस तरीके का वेनेजुएला अभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, उस तरीके के जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो उस सिनेरियो में भी क्या कर दी जाती है, आर्टिकल 360 लगा करके क्या करा जाता है, सारी की सारी फाइनेंशियल पावर किसके हाथ में चली जाती है, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। इमरजेंसी का मतलब क्या है कि जो हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है ना, जो दिखता है, जो है नहीं बेसिकली, जो फेडरल है, जहां पर स्टेट और क्या कहते हैं यूनियन के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, और सारी की सारी पावर किसके हाथ में चली जाती है, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। यानी यूनियन गवर्नमेंट इमरजेंसी के टाइम पर क्या हो जाती है, सबसे पावरफुल हो जाती है। क्लियर है बात यहां पे बच्चों। तो ये थी आपके प्रेसिडेंट की पावर। अब हम वापस चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे, जहां पर हमने बात करी थी क्या, एक सेकंड बच्चों, सबसे पहले हमने क्वालिफिकेशन पढ़ लिया, बिल्कुल, कंडीशन पढ़ ली, बिल्कुल, ऑर्थ अफर्मेशन पढ़ लिया, पावर बिल्कुल पढ़ लिया, री इलेक्शन पढ़ लिया। अब हमारे पास 2 पॉइंट बचते हैं, एक है इम्पीचमेंट और दूसरा है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग देखो ही मत, मजा ही ना आए आपको, इसलिए इसका सेकंड पार्ट आएगा प्रेसिडेंट का नेक्स्ट, यानी वेडनेसडे को। तब तक के लिए बाय बच्चों, अपना ध्यान रखो, ठीक है, टेक केयर योरसेल्फ और रिवाइज करते रहो। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।